हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जन दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर 1 को कवर करेंगे। जो चैप्टर का नाम आपका है यानी बातचीत, जिसका राइटर जो है यानी कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 1 के जो हम लोग यानी थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव दोनों को यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद थ्योरी को जो है थ्योरी के बाद यानी ऑब्जेक्टिव को जो है एक टेस्ट के रूप में हम लोग यूज करेंगे। लगभग हम लोगों का 70 से 80% जो है हम लोगों का क्लास में ही हम लोगों का ये चैप्टर से आपका क्वेश्चन आंसर सब याद हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। आप एक क्लास कर लेंगे, दूसरा क्लास अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट आपका यानी बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। आपको बुक वगैरह खरीदने की भी जरूरत नहीं होगा। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है मेरा कि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 10 दोस्तों को, एक एक स्टूडेंट को यानी शेयर करना है। बस इतना ही करना है, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट कराएंगे, फिर वीकली भी आप लोगों का टेस्ट हम यहाँ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सुनहरा अवसर है। आप अगर 2023 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो डियर स्टूडेंट जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट चलिए, हम लोग बातचीत चैप्टर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं बातचीत चैप्टर है, इसका राइटर कौन है यानी बालकृष्ण भट्ट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए कि आपका क्वेश्चन जो आता है कहाँ से आता है। तो डियर स्टूडेंट, जो चैप्टर होता है उसका राइटर से जो होता है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग को चाहिए सबसे पहले कि इसका राइटर जो है इसका एक्सप्लेन करते हैं, इसके लेखक के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। इस चैप्टर के जो बातचीत के चैप्टर के जो लेखक है उसके बारे में हम लोग पहले संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, संपूर्ण जानकारी लेने से पहले इसका पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका नाम बालकृष्ण भट्ट या नाम क्या है, इसका लेखक का क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट है, जिसका जन्म 23 जून 1844 को हुआ है। नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिए, 23 जून 1844 को निधन जो हुआ था इसका यानी मृत्यु जो हुआ है 20 जुलाई 1914 को हुआ है। राइट। उसका अब देखिए निवास स्थान, जो ये निवास करता था यानी जहाँ इसका निवास स्थान है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में पड़ता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए, पार्वती माता क्या है, इसका माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट, यानी पिता का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट है, माता का नाम पार्वती देवी। राइट। अब देखिए, पिता एक क्या थे, एक व्यापारी थे, और माता एक सांस्कृतिक महिला जिन्हें बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई, यानी उसका मम्मी ने जो इसको यानी पढ़ने में जो लालसा जगाया किसका, यानी बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है। शिक्षा प्रारंभ संस्कृति का अध्याय 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, जिसमें 1869 से 1875 का प्रयोग मिशन स्कूल में अध्यापन किया, यानी जो अब अध्यापन के 1800 में प्रयोग के सीईवी स्कूल संस्कृत अध्याय में 1888 में प्रयोग की, यानी कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुआ है। इंटर कॉलेज में फिर क्या है, अध्यापक के रूप में यानी नियुक्त हुआ। ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य की प्रति यानी समर्पित रहे। रचनात्मक सक्रियता, भृत्यंतु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धित सभा प्रयोग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। तो ये देखिए, ये जो है बालकृष्ण भट्ट जो है 1877 में हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र निकाला था, और ये जो है किससे प्रेरणा लिया, यानी रचनात्मक सक्रियता किससे प्रेरणा लिया, भृत्यंतु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा का प्रयोग किया था। वर्धिनी सभा का प्रयोग किससे, यानी भृत्यंतु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे फिर हम लोग इसका रचना को देखते हैं, जो बालकृष्ण भट्ट का है, जो बालकृष्ण भट्ट जो है उसका हम लोग पहले रचना को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के किसको देखेंगे, रचना को अब जानते हैं हम लोग, इसका रचना क्या क्या है। देखिए, रचना में वो सबसे पहले इसका रचना को देखते हैं। रचना में जो है इसका उपन्यास क्या है, सबसे पहले उपन्यास को लेकर बात करते हैं। तो रहस्य की कथा इसका उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी इसका भी उपन्यास है। 100 आजान एक सुजान इसका भी क्या है, रचना है। गुप्तवेरी, रसातल, यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सारा इसका क्या है, यानी उपन्यास है। राइट। इस सब चीज़ को एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिए या ताकि याद आपको हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा नाटक क्या है इसका, यानी जो बालकृष्ण भट्ट का क्या है, नाटक। अब नाटक देखते हैं इसका, पद्मावती, किरातार्जुनीय, वैनी संहार, शिशुपालन वध, नल दमयंती या दमयंती सहेश्वर, शिक्षाधन, चंद्रसेन, सीता वंशान, पतित चंचम, मेघानंद वध, कट्टर सुम की एक नकल, ये सारा इसका क्या है, यानी नाटक है। किसका, बालकृष्ण भट्ट का क्या है, सारा नाटक है। इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसका क्या, यानी हाँ प्रहसन, जैसे ये सारा भी इसका क्या है, ये सारा नाटक है। हाँ, प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि, ये सारा इसका क्या है, प्रश्न है। समझे, ये कितना बालकृष्ण भट्ट का है सारा। अब उसका निबंध जो है वो लगभग कितने निबंध लिख चुके हैं, लगभग 1000 के आसपास वो निबंध लिख चुके हैं। कौन, बालकृष्ण भट्ट जो है लगभग
1000 के आसपास जो है वो निबंध लिख चुके हैं। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में क्योंकि आता है इस तरह अब तक यानी कितने निबंध लिख चुके हैं, तो लगभग वो 1000 यानी जो है क्या लिखे निबंध लिख चुके हैं। निबंधमाला का नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। इसका यानी ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट ने निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक ही संग्रह प्रकाशित किया है। तो ये आपका राइटर के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ था, जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए जो, ठीक है, वो आपको हम प्रोवाइड किए। अब हम लोग बात करते हैं क्या बातचीत, ठीक है। देखिए बातचीत के बाद हम लोग यानी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। जो चैप्टर 1 के जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा उन्हीं को हम लोग कलेक्ट किया और उन्हीं को आपको अध्ययन करवाएंगे। उन्हीं से ही आपका सारे के सारे सवाल जो आपके एग्जाम में आएंगे, यानी 2023 के एग्जाम में। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनको वक् शक्ति भी कहते हैं। देखिए आपको अगर सवाल आएगा कि वक् शक्ति किसे कहते हैं, देखिए बातचीत, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बातचीत किसको कहेंगे हम लोग, एक या 2 आदमी के बीच जो बात होता है उसको हम लोग बातचीत कहेंगे, ठीक है। जो एक या एक से अधिक या जो होगा, तो इसमें जो बोलचाल होता है सामान्य भाषा में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बातचीत बोलेंगे, ठीक है। अब बातचीत का भी अलग अलग तर्क दिया है अलग अलग विद्वान ने, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरी तरह से पहले अच्छे से जानेंगे। देखिए देखिए संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाता है, गूंगा है, तो गूंगा भी एक क्या है, एक बातचीत है। अब गूंगा भी वो अच्छे तरह ढंग से वो बात करता है। जैसे एक मतलब अंधा भी वो भी बातचीत करता है, वो क्या है, ब्रेल लिपि के माध्यम से वो बातचीत करता है। तो सब उसी तरह का है। उसी में से क्या है, वक् शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वक् शक्ति ना होता तो हम आज आपको इस तरह क्लास में आकर के हम आपको बता नहीं पाते। तो ये वक् शक्ति है, तब आपको हम बता रहे हैं, क्लास में आकर के हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आपका कोई अलग लैंग्वेज से हम आपको समझाते हैं। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियाँ में अवलोकित कर रही होती तो वक् शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी अगर वक् शक्ति ही ना होता तो कोई भी इंसान बातचीत नहीं कर सकता, एक दूसरे का सुख दुख नहीं सुन पाता कि इसके अंदर में क्या गुजर रहा है, नहीं सुन पाता। लेकिन एक चीज़ है कि गूंगा भी बात करता है, गूंगा भी अपना दिल का दर्द यानी किसी को बताता है, तो वो भी एक मतलब क्या है, बातचीत है। वो भी क्या है, बातचीत है। तो बातचीत सिर्फ क्या एक ही आदमी में अकेले, या सबसे मोस्ट अगर बातचीत अगर होता है तो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में अच्छी बातचीत माना जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सुनने में आपको छोटी लगता है लेकिन ये मोटी है बात, ठीक है। सब लोग लुंज पुंज से होने मानो कोने में बैठे दिए गए होते हैं और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरे को इंद्रियों को द्वारा करते उस अवाक होने के कारण, यानी हम अपने दुख सुख को हम किसी और के पास यानी नहीं सुना पाते अगर मेरे अंदर वक् शक्ति ना होता, ठीक है। यानी इसका अर्थ है अगर वक् शक्ति ना होता तो हम दूसरे को अपनी भावना अपनी दर्द यानी प्रकट नहीं कर पाते किसी के सामने। इस वक् शक्ति के अनेक फायदा में स्पीच वक्रता और बातचीत दोनों हैं। देखिए इस वक् शक्ति को हम लोग स्पीच भी बोलते हैं। कोई भी अगर स्पीच यानी अपना भाषण देता है तो वक् शक्ति होने के बाद वक् शक्ति है तब ना वो अपना भाषण देता है, ठीक है, बातचीत करता है। किंतु स्पीच से एन बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्त को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, ताकि जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पलुपिट पर जा खड़ा और मतलब क्या पुण्यवाचन वार और नंदी पार्टी की भांति से घड़ियों तक यानी सावधान मजलिस चेयरमैन लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो भी बोलता है, यानी जब सभा में आता है तो इस तरह का वो बोलता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ठीक है। बहुत सी स्तुति बात करके करवाए और तब किसी तरह वक्रता का आरंभ करते हैं। पहले यानी कोई भी इंसान बात शुरू करने से पहले लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देखिएगा अगर कहीं सभा होगा हो या कहीं स्पीच देता हो बड़ा ये, तो सबसे पहले ये शुरू में बोलते हैं, ठीक है। तब वो अपना बात का यानी जो है जाहिर करते हैं, आरंभ करते हैं बोलना, ठीक है। जहाँ कोई मर्म या नोक की चोटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात यानी जो अच्छा बात होता है, जो इंसान के अंदर से जो अच्छा बात आए, जो अच्छा बात बोलता है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या करता है, तालियों से यानी क्या गूंज उठता है। तो ये कहता है, ठीक है, ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। इसीलिए वक्ता को यानी खाम खवा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्रता में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। देखिए जब भी अगर सभा हो कहीं, अगर कोई अपना भाषण दे रहा है, स्पीच कर रहा है, तो उसमें कोई ऐसा लॉजिक वाला बात बोलेगा ताकि लोग हंसे और ताली मारे, ठीक है। तो ये वक् शक्ति का कमाल है, ये वक् शक्ति कहता है। और इस चैप्टर का नाम ही आपका क्या, बातचीत। तो बातचीत का मतलब आप समझ रहे हैं कि यानी बोलना, स्पीच, भाषण, इसको ही बातचीत कहते हैं, ठीक है। चलिए अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्क दिया है। वही हमारी साधारण बातचीत एक कुछ ऐसे घरेलू ढंग है जिसमें ना मतलब करतल ध्वनि का कोई मौका जी है, ना लोगों को कह के उड़ाने की कोई बात ही रहती है। जब बातचीत अगर होता है
तो देखिए जो ये सामान्य भाषा में हम लोग जब आपस में घरेलू जब भाषा करते हैं तो इसमें कोई हम लोग क्या लॉजिक वाला बात नहीं बोलते हैं क्या कि ताली मरवाते हैं ऐसे वैसे कुछ, मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं। ये एक सामान्य रूप से हम लोग जैसे दो आदमी आपस में बात करता है इसी को हम लोग बातचीत कहता है, ठीक है। ये घरेलू वाला हुआ, ठीक है। दो आदि पूर्व पूर्वक संकल्प कर रहे हैं। चलिए उसके बाद कोई चुटीली बात आ गई हंसे पड़े, यानी कोई हम लोग का में होता है क्या असामान्य जो होमली मतलब भाषा में जो घरेलू भाषा में जो बात होता है तो कभी चुटीली वगैरह बात हो गया या कोई ऐसा मतलब फन्नी बात बोल दिया जिससे सब कोई मुस्कुरा देते हैं, ठीक है। केवल फड़क उठाना ही हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग उसमें स्पीच की व संधि की बेकार हो धक्के खाती दिखती है। तो देखिए स्पीच और बातचीत यानी दोनों में अंतर ये हुआ कि देखिए स्पीच में जो है बीच बीच में आपको यानी उन लोग के अंदर एक जोश और मोटिवेट, देखिए स्पीच जो होता है एक जोश यानी जोश भरता है और उसके अंदर उत्साह पैदा करता है, और बातचीत जो होता है ये बातचीत मन में रमाने का ढंग है। देखिए बातचीत और स्पीच में आपको अंतर बता रहे हैं। जो स्पीच से आप जोश और क्या उत्साह पैदा करते हैं, लेकिन घरेलू बातचीत से रमानों का ढंग उसमें स्पीच की वह संदिग्धी बेकार हो धक्के खाती फिरती है। मतलब इस तरह का हम लोग क्या नहीं क्या बातचीत से हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद मनुष्य की वक्त शक्ति कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। अगर इंसान के अंदर अगर वक्त शक्ति ना होता है यानी बातचीत करने का जरिया नहीं होता तो हर एक इंसान, अगर मान लो किसी इंसान के साथ किसी को अगर मान लो दुश्मनी हो गया या किसी को इंस्पायर करना है कि सभा बहुत बड़ा सभा है, लोगों को अपने स्पीच से अपने मतलब स्टाइलिश से अपने बात करने के कला से यानी लुभा लेना, अगर वक्त शक्ति ना होता तो किसी भी इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, यानी अपने और अट्रैक्ट नहीं करा पाता, ठीक है, यानी कि लुभा नहीं ले पाता। तो यही कह रहा है कि मनुष्य की वक्त शक्ति कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है जिसमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है, यानी मनुष्य को प्रेमी से बातें करने की लालसा क्यों रहता है, ये क्या है वो अट्रैक्ट करता है। प्रेम और प्रेमिका के बीच जो बातचीत होता है वो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी जो बात बोलता है अपना बात जो कहता है, ठीक है, ये वक्त शक्ति की वजह से कहता है वो, ठीक है। अपने अभियंता भाव दूसरे का प्रकट करना और उसके आशा अपा ग्रहण कर लेना शब्दों को ही द्वारा हो सकता है। सच में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। सही कह रहा है, सच में ये बात सही है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलता उसका गुण दोष कोई प्रकट नहीं करता। लेखक कहता है कि किसी भी इंसान का फेस और शक्ल देख करके उसका हम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मनुष्य कैसा है, जब तक वो अपना बात यानी दूसरे के सामने नहीं पहुंचाए या प्रकट करे तब तक हम नहीं जानेंगे कि इंसान क्या है। अगर मान लो आपके सामने कोई आईएएस ऑफिसर भी अगर सामान्य यानी सिविल ड्रेस में भी अगर खड़ा हो जाएंगे तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि आम आदमी, आप उसको आम आदमी कहेंगे। जब वो बात करना शुरू करेंगे, इंग्लिश से बात करेंगे या कुछ ऐसा बात बोलेंगे या ऐसा उसको लगेगा आपको कि हाँ सही में, वो खुद अगर नहीं बताए कि हम आईएएस ऑफिसर है तो आप कैसे जानेंगे। तो यही है वक्त शक्ति का कमाल, ठीक है, जो किसी भी मनुष्य को अपना गुण और दोष जो है प्रकट नहीं कर पाता है। अब बात करते क्या हम लोग बेन जॉनसन जो है, बेन जॉनसन कहता है कि कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है, यानी बोलने से मनुष्य का क्या होता है, यानी साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ लिया जाए। देखिए बातचीत जो होता है एक या मतलब हज़ारों की तादाद में भी हो सकता है, लेकिन असल बातचीत जो होता है कितने व्यक्ति में होता है, 2 व्यक्तियों में होता है। असल बातचीत कितने व्यक्ति में, 2 व्यक्तियों में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडिसन का मत है। देखिए एडिसन का मत क्या है, आप देखिए एडिसन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखिए आपको हम बता रहे थे ये किसका मत है, एडिसन का ही मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि जो 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई है। देखिए जब 2 आदमी रहता है तो एक दूसरे अपना दिल की बात यानी सुना देता है, लेकिन जब 3 आदमी रहेगा तो उस टाइम वो जो है पूरी तरह से यानी अपने दिल की बात यानी नहीं शेयर कर पाएगा, ठीक है। असल बातचीत किसमें, 2 व्यक्तियों में ही है, ये एडिसन का मत है, ठीक है। अलग अलग जो है वैज्ञानिक मतलब अलग अलग जो है तर्क अलग अलग दिया है, ठीक है। कहा भी कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। देखिए ये कहता है कि
6 कानों में पढ़े बात क्या हो जाता है, खुल जाती है, दूसरे यह किसी की तीसरे आदमी के आ जाते हैं, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निस्तर हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख आगानी समझ बनाने लगेंगे। ठीक है, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को दो बर्तन पास पास सट के रखे जाए तो एक का एक असर दूसरे में पहुंच जाता है। यानी कहता है कि अगर ठंडे दूध और क्या गर्म दूध और ठंडे पानी को अगर एक साथ अगर रखा जाए तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। देखिए, ठंडे का असर किस में पड़ेगा, गर्म में, वो ठंडा कर देगा उसको, और गर्म का जो असर किस पे पड़ेगा, ठंडा पे पड़ेगा, वो उसको क्या कर देगा, यानी गर्म कर देगा। यानी कुछ ना कुछ उसमें क्या है मतलब दूसरे को पहुंचाता है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही दो आदमी पास में बैठे हैं तो एक गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, यानी एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं देखे। तब बोलने का कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। सही बात है, ये एडिसन कह रहा है। चलिए, जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होता होगा। देखिए, कहता है राइटर क्या कहता है कि देखिए, जब पास में बैठने से इतना असर होगा तो मनुष्य अगर बातचीत करेगा तो कितना असर हो सकता है। एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग सोचेंगे सर हंसा रहे हैं या मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं। देखिए, एक प्रेमिका जो होता है, एक प्रेमिका से को कैसे इंस्पायर करता है, बिना देखे ऐसा होगा, आप लोग देखिएगा, जिसको कॉल पे यानी बिना देखे क्या हो जाता है, लव हो जाता है किसी से। कैसे होता है, वही होता है, बातचीत के जरिए से हो जाता है, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। कैसे होने लगता है, यानी अट्रैक्ट होने लगता है, और यही इसी की वजह से क्या हो जाता है, यानी उन लोग के बीच क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो देखिए, जब पास में बैठने का इतना असर होगा तो बातचीत में कितना असर होगा, ये कहता है कौन, राइटर कह रहा है। सही बात है, ये इतना जब बात बगल में रहने से इतना असर हो सकता है तो बातचीत करने से क्या असर होगा। ठीक है, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाती है। 3 आदमी में अगर देखते हैं तो त्रिकोण सा बन जाती है, तीनों चित्त मानो 3 कोण है, और तीनों की मनोवृत्ति के प्रदर्शन की धारा मानो उसे त्रिकोण 3 रखा है, गुप्त चुप्त और असर तो उन तीनों में परस्पर होता है। ठीक है, तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होता है। आपको पूरी तरह से आई होप समझ में आ गया। ये आपको हम चैप्टर 1 के पढ़ा रहे हैं, यानी बातचीत। चैप्टर का नाम क्या था, बातचीत। तो बातचीत तो आप लोग समझ गए हैं, जो असल भाषा में जो बात करते हैं आपस में हम लोग, इसी को बातचीत कहता है। बातचीत और स्पीच, देखिए बातचीत में भी कुछ अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं, अलग अलग जो मत दिया है अपना अपना। जैसे कि एडिसन अपना मत दिया कि असल बातचीत जो है 2 व्यक्तियों में होता है, और एक बताए थे वो कि क्या नाम, इसको देख लीजिए एक बार फिर से आपको हम बता दें। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार होते हैं, यानी इंसान अगर जब तक नहीं बोलेगा उसका साक्षात्कार नहीं होगा कि ये कौन है क्या है, उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ठीक है, ये जो है मतलब बेन जॉनसन का ये मत था। अब देखिए, उससे ये तो हो गया, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि बातचीत का ये क्या था। ठीक है, अब उसमें क्या स्पीच और बातचीत में क्या डिफरेंट है। तो देखिए, स्पीच में जो होता है, स्पीच अगर कोई अगर आकर के स्पीच देता है, अपना स्पीच देता है, भाषण देता है, तो उसमें क्या करता है कि बहुत ऐसा बात बोलता है कि जिसमें मतलब लोगों को क्या करता है, कोई चीज़ कहता है या अपना बात, वो अपना दिल की बात तो आपको नहीं कह पाएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहता है। अगर मान लो किसी टॉपिक पे बात करता है तो उस बात में समझाते उस टॉपिक को समझाते बीच में उसको कोई ऐसा चीज़ मतलब फनी टाइप का बोलेंगे जिसमें लोग हंसेंगे उसको, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपने और आकर्षित करता है। कौन करता है, जो भाषण दे रहा है। ठीक है, वो अपने और आकर्षित करता है ताकि लोग जो है उसको सुने अच्छे से। ठीक है, उसमें फिर क्या है, अब बातचीत में जो होता है, बातचीत में क्या होता है कि घरेलू भाषा में अगर हम लोग एक दूसरे का बातचीत करेंगे तो एक दूसरे का हम लोग सामान्य भाषा में बोलेंगे, और इसमें आपको किसी को क्या जोश और उत्साह प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन बातचीत में जो होता है, ये भाषण में जो होता है, जोश और उत्साह प्रकट किया जाता है, और बातचीत में आपका क्या होता है, एक मतलब क्या होता है, अपना दिल का बात दूसरे दिल में सुनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बातचीत। आपको पूरी आई होप डेफिनेशन इसका समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग 12th चैप्टर 1 के जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आना है, उन्हीं को हम लोग यानी कवर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बस आपसे रिक्वेस्ट है, जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है आपका, यानी सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आ गया है कि शक्ति शब्द का जो लिंग होगा तो क्या होगा। देखिए, शक्ति का तो आप लोगों को पता होगा कि शक्ति का लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपका उभयलिंग है। तो देखिए, शक्ति जो है आपका यानी स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। संयोगिता मतलब स्वयं रचना किसका है, यानी बालकृष्ण भट्ट का है, श्रीनिवास दत्त का है, गोपाल का है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका
श्रीनिवास दास का है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए संवाद में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, यानी क्या होता है? आत्मीयता, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 4 में क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो आपको हम बताए थे कि लगभग वो कितना 1000 क्या है निबंध अब तक यानी लिख चुके हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। बालकृष्ण भट्ट का निधन यानी कब हुआ था? ये चीज़ भी आप लोगों को हम बताएं कि सबसे पहले आपको इस सारे चीज़ को अच्छे से क्वेश्चन को जब वहाँ हम पढ़ा थ्योरी क्लास किए, आप लोग थ्योरी क्लास नहीं किए हैं तो ऊपर में जाइए थ्योरी क्लास पहले करके आइए। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है ये कब हुआ था आपको हम बताए थे, क्या 20 जुलाई 1912 को हुआ था, 20 जुलाई 1913 या 20 जुलाई 1914 या 20 जुलाई 1915 को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आपका 20 जुलाई 1914 इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि एडिशन का मत क्या है? तो देखिए एडिशन जो अपना मत दिया था तो उसमें क्या कह रहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकता है, ये एडिशन का मत था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी इसका राइट आंसर आपका असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है, वह आधुनिक काल के रचनाकार है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म यानी कब हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म जो है ये कब हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत जो है वो क्या है आपका, यानी ललित निबंध है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वो कौन है, यानी बालकृष्ण भट्ट है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है ये कहाँ पे था? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है आपका यानी कहाँ पे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के जो प्रहसन का नाम था, जैसा काम वैसा परिणाम, या नई रोशनी का विष, या आपका आचार विडम्बन। तो इसका आंसर आपका ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट की ने नहीं लिखा था? तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचार्य, सौजान, एक सुजान या अजात शत्रु। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी अजात शत्रु कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? तो ये अजात शत्रु किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जो एक राजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? तो बातचीत शीर्षक निबंध जो है ये किस विधा की रचना है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शब्द चित्र, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, बातचीत शीर्षक की जो है क्या है, ये निबंध है, सॉरी ये गलत हो गया, निबंध है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के जो माता का नाम था आप लोगों को पता होगा, यानी पूनम देवी उसका माता का नाम था। क्या नाम था? सॉरी ये पार्वती देवी था, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। खाली जगहों को भरना है। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उसमें से एक भी क्या है? देखिए वक्त शक्ति एक ऐसा शक्ति है, अगर मनुष्य के अंदर वक्त शक्ति ना होता तो एक दूसरे के अपना दुख और दर्द जो है एक दूसरे के सामने यानी प्रकट नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा यानी जो है इसका क्या है, यानी वरदान है, वक्त शक्ति, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट की यानी किस काल के रचनाकार है? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के बारे में आप लोगों को हम बता ही दिए, ये जो है आपका आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग रिपीट इसलिए किए हैं ताकि आप लोग देखते हैं कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो देखिए ये आपका ललित निबंध है जो आपको हम बताया भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम, ये भी बता दिया आपको बालकृष्ण भट्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जो है हम क्या किए, रिपीट किए हैं। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस आप एंड तक बने रहिए। पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करना है? तो डियर स्टूडेंट आप जो है आप लोगों का ये जो है क्लास यहीं तक, ये जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हम लोग यानी 30 ऑब्जेक्टिव था जो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। उसी क्वेश्चन को हम यहाँ दोबारा दोहराएं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया था? तो जो है अध्ययन जो किया था वो संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। ये सिर्फ नया क्वेश्चन था, बाकी सब वही सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है,
बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मौन या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। ये कैसे जमा बता, तो ये किसके जरिए निकलता है, ये बातचीत के जरिए निकलता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन सब रिपीटेड है इसलिए आप लोगों को हम नहीं बताएं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन था। अब जो है हम लोग यानी न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 के एग्जाम के लिए। अब तक हम लोग 2 या 3 बैच अब तक यानी शुरू कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो अब तक यानी एडमिशन कर लिए हैं। शायद आप लोग को पता नहीं होगा, तो अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको नहीं पता है, तो हम लोगों का 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। जिसमें न्यू बैच में आप लोगों को क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट लिया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर वगैरह सब चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आप हमें कभी भी कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, सब जगह आप लोगों का हम कॉल पिक करेंगे। साथ में आप लोगों को सारा चीज़ की जानकारी हम आपको देंगे, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा सब चीज़ की आपको सॉल्व किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब जो है आप लोगों को इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, इस बैच को सबसे बड़ा कि ज्वाइन कैसे करना है, तो डियर स्टूडेंट इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। साथ में अगर आप एडमिशन करना पड़ेगा तो सबसे बेस्ट आपको भी बताते हैं कि बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ कोर्स जो है प्रोवाइड किया हुआ है। 499 रुपया कोर्स का मात्र प्रोवाइड है, मतलब इसका परचेज मतलब इसका फीस जो है मात्र 499 रुपया है, जो आपको पूरा कोर्स यानी कंप्लीट यानी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, मात्र 499 रुपये में। अगर कहीं आप अगर ऑफलाइन अगर कोचिंग करते हैं जिसमें 1 मंथ का आपका प्राइस 500 से 600 रुपया रहता है, ठीक है, 1 महीना का, ठीक है, जबकि आपको यहाँ पूरा कोर्स का मात्र कंप्लीट आपको 499 रुपया में कंप्लीट आपको कोर्स यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। 499 में ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को यानी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप एडमिशन के लिए आपको एडमिशन फी कैसे जमा करना है, आप फ़ोन पे, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सअप में सेंड कर देना, या अगर ये सारी चीज़ की सुविधा ना हो तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। भेजने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सअप में सेंड कर देना, उसके बाद आप यानी आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आप आसान तरीका से जो है यानी क्लासेस अपना कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके लिए सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है, कुछ दिन के लिए ही सीमित ऑफर है। ये पूरा कोर्स कंप्लीट अगर आप परचेज करेंगे तो जिसमें आपको 3500 रुपया इसका चार्ज लगेगा, लेकिन अभी ऑफर में मात्र 499 रुपया में ही आपको यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये सुनहरा अवसर आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्द से जल्द जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कीजिए, उसके बाद अपना क्लास आप ज्वाइन कीजिए, आराम से घर बैठे अपना बिहार बोर्ड की तैयारी करें और बिहार बोर्ड के टॉपर भी बन सकते हैं। तो चलेगा, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।